मेरा नाम वरुण है। ये मेरी सबसे मुश्किल समय की कहानी है, जब मैंने खुद ही अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। जब मैंने खुद अपने लिए परेशानियों को खड़ा कर लिया था। मैं चाहता तो अपनी जिंदगी को रोशन कर सकता था, लेकिन ना जाने मेरी आंखों पर अंधविश्वास की ऐसी पट्टी बंध गई थी कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर भी उसे नजरअंदाज कर दिया। और आज मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को ही धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वह रोती रही, मेरे आगे हाथ जोड़ती रही, कहती रही कि बेटा, मुझे घर से मत निकालो, तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? इस उम्र में मुझे कौन सहारा देगा? बेटा, मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर मुझे उनके रोने पर भी कोई तरस नहीं आया था, और ना ही उनकी रिक्वेस्ट का मुझ पर कोई असर हुआ था। मैंने बड़ी बेरहम और बेदर्दी से अपनी माँ को घर से निकाल दिया था। वो घर से निकल जाने के बाद दर दर की ठोकरें खा रही थी। कभी फुटपाथ पर सो रही थी, तो कभी सड़कों पर टहल रही थी अपना पेट भरने के लिए। मजबूरन उन्होंने लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया था। मुझे अपनी माँ की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता था। सब कुछ जानते हुए भी मैंने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया था। मैं उन्हें भीख मांगते हुए देखता तो अपना चेहरा पलट लिया करता था। मुझे अपनी माँ की ऐसी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो मेरी माँ थीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया था। सारी जिंदगी उसने मेरी परवरिश की थी, लेकिन ना जाने की उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हुई थी। उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरी पत्नी मेरा सब कुछ लेकर भाग गई थी। मुझे पता चला कि वो किसी लड़के के साथ फरार हो गई। वो उसका आशिक लगता था। फिर मेरी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए और मैं भी सड़क पर आ गया था। मुझे तो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से लाचार और मोहताज हो गया था। मैं रो रो कर अपनी माँ को याद किया करता था, अपने पापों की माफ़ी मांगता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक एक बड़ी सी लैंड क्रूज मेरे पास आकर रुकी, और उसमें से ड्राइवर उतरकर सर सर कहता हुआ उतरा और मुझे खाना खिलाने लगा। जैसे ही मैंने ड्राइवर के पीछे खड़ी औरत को देखा, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस औरत की हालत देखकर मेरे होश उड़ गए थे। आज मौसम काफी खुशगवार था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की उलझन में इस कदर खोया हुआ था कि आज भी मैं अपने घर में बैठा हुआ इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे खाना खिला दे। मेरे दिन बहुत बुरे गुजर रहे थे, शायद ऐसे जैसे सड़क पर फिरते हुए आवारा कुत्तों के गुजरते हैं। मेरी जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि एक एक वक्त की रोटी के लिए भी मैं तरस गया था। मैं लोगों का मुंह देखता रहता था कि वो बाजार से खाना खरीद कर खाते हैं, और मैं सिर्फ उनको देख सकता था। मैं उनको तरस भरी नजरों से देखता रहता था। मेरी हैसियत अब इतनी भी नहीं रही थी कि मैं एक वक्त का खाना भी खा सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ भी होगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मैं अपनी जिंदगी पर और अपनी पोस्ट पर गर्व और घमंड किया करता था। आज मैं हर चीज का मोहताज हो गया था। आज पल पल का अकेलापन मुझे काट रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस भरी हुई दुनिया में भी मेरा अपना कोई नहीं है। सच में मेरा अपना कोई नहीं था, तभी तो मेरे बुरे समय में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। शायद ये सब कुछ मेरी अपनी गलतियों की वजह से ही हुआ था। शायद ऊपर वाले ने मुझे मेरे किए की सजा दी थी। अकेलापन से कई गुना ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरा खाली पेट था, जो बार बार मुझे जिंदगी को खत्म करने पर मजबूर करने की कोशिश करता था। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी। बस मन कर रहा था कि मुझे कुछ भी खाने को मिल जाए। आज मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खाना न मिलने की वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा था। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही थी। मैं रो रो कर थक चुका था। मैं जानता था कि मेरी यह हालत किसी वजह से हुई है। हर चीज का मुझे बहुत अच्छे से पता था, फिर भी मैं यह नहीं जानता था कि आने वाले समय में मेरा अंजाम कैसा होगा। फिर भी पहले मैंने अपने अंजाम के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब जब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, तो मैं अपने सारे गुनाहों पर शिद्दत से शर्मिंदा था। मैं नहीं जानता था कि मेरे ये बुरे कर्म मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर देंगे। काफी देर तक मेरी आंखों में नमी रहने के बाद
सारा नज़ारा मुझे धुंधला धुंधला सा लगने लगा था और वही घर जो कभी मेरा हुआ करता था, मेरे रहने का सहारा हुआ करता था, आज वही घर मुझे काट खाने को दौड़ने लगा था। घबराकर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़ा था। मैं नहीं जानता था कि बाहर जाकर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जिसे मैं टकटकी बांधकर लगातार देखता रहूंगा और जिसे देखने के बाद मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाएगा। मैं बहुत हैरानी और घबराहट का शिकार हो गया था। परेशानी की वजह से मैं वहां से भाग आया था। मैं नहीं जानता था कि मेरी मंजिल कहाँ है, क्या है। जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में किया था, उसके बाद मैं ऊपर वाले से ये उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि वो मेरे लिए खाने के दरवाजे खोल दे और मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दे। मेरी गलतियाँ इतनी बड़ी थीं, इतनी ज़्यादा बड़ी थीं कि मैं ऊपर वाले से भी नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। लेकिन शायद ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ ही गया था। मेरी सज़ा शायद पूरी हो गई थी। वैसे तो मेरे लिए बड़ी से बड़ी सज़ा भी कम थी, लेकिन मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा था और वक्त पर अगर इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ले तो शायद उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। मगर मैंने तो अपना काफ़ी सारा कीमती समय निकाल दिया था। मुझे अपनी मम्मी बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। मैं उनको दिन रात याद किया करता था। मम्मी के जाने के बाद मेरी बेवफा पत्नी थी जो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन कभी कभी मुझे मेरी पत्नी अपनी जगह ठीक भी लगती थी। ऊपर वाले ने तो उसे सबक सिखाने के लिए मेरी जिंदगी में भेजा था, लेकिन मैंने उसे सबक सिखाने के बजाय अपनी माँ को ही सबक सिखा दिया था। अपनी वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया था, पिताजी के जाने के बाद जिसने मुझे सहारा दिया था, मेरी परवरिश की थी, मेरा ख्याल रखा था। मैं उसकी सारी अच्छाइयों को और उसके सारे कर्मों को भूल गया था। मैंने उनको उन गुनाहों की सज़ा दी थी जो उन्होंने कभी किए भी नहीं थे। थक हार कर पसीने में भीगा हुआ मेरा शरीर था और मैं फुटपाथ पर बैठा हुआ था। मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा था। मुझे लग रहा था कि आज मेरी जान निकल जाएगी। शायद मैं नहीं बच सकूंगा। भूख की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पेट कमर से लगा जा रहा था और शरीर कमज़ोर हो रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई दिनों से भूखा हूँ, जबकि मैंने परसों ही तो बर्गर खाया था, कोल्ड ड्रिंक पी थी, लस्सी पी थी, राजमा के साथ फ्राइड राइस खाए थे और ये खाना मेरे लिए किसी खुशनसीबी से कम नहीं था। अब तो मैंने नसीब में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ भूखा रहने के अलावा। मैं तो अपना पेट भरने के लिए खाने का मोहताज हो गया था। ऐसे में अगर मुझे खाना भी मिल जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। घर आकर मेरे सब्र के बांध टूट रहे थे। मैं खुद सोच रहा था, बदन मेरा चूर चूर हो रहा था। पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल थी। गधा मजदूरी करने के बाद भी जब हाथों में 100 रुपये आए और तब भी खाना देने वाला कोई इंसान ना हो तो कैसा महसूस होता है, ये आज मुझे बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था। कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं था, कोई मुझसे बातचीत करने वाला नहीं था, कोई मेरी हालत को समझने वाला नहीं था। थक हार कर मैंने अपने आप को वहीं फुटपाथ पर ख़त्म होते देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं और मैं दुनिया में तो बर्बाद हो ही गया था, बल्कि ऊपर वाले को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा था। मुझे मरने के बाद भी यकीनन नरक ही नसीब होगा, क्योंकि इस दुनिया में तो मैंने अच्छे कर्म किए ही नहीं थे। ये सोच मेरे दिमाग में आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं अपनी बंद होती हुई आंखों को बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था कि काश कोई मदद आ जाए, कोई मेरा ख्याल रखने वाला आ जाए, मेरी मम्मी वापस आ जाए। फिर ऊपर वाले की तरफ से मेरे लिए एक ऐसी मदद आई जिसका नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखकर मैं दंग रह गया था। मैं वो भयानक समय कभी नहीं भूल सकता था जब एक लैंड क्रूज़र दौड़ती हुई मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मुझे लगा कि लैंड क्रूज़र कार मुझे ख़त्म कर देगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मुझे अपने सारे पापों को याद कर लेना चाहिए, लेकिन हैरत इस बात पर हो रही थी कि मैं बच गया था और वो लैंड क्रूज़र बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई थी। ड्राइवर फौरन से नीचे उतरा और सर करके अपने हाथों में मौजूद खाना मुझे खिलाने लगा। मैं फटी फटी नज़रों से ये नज़ारा देख रहा था। मेरे लिए ये नज़ारा यकीन करने काबिल नहीं था
और ना ही बयान करने का दिल था। मैंने ना समझी इसे ड्राइवर की तरफ देखा और अभी मैं कुछ कहने ही वाला था, तब ड्राइवर कहने लगा कि सर, हमें पता है आप कई दिनों से भूखे हैं, आप कोई सवाल मत करिए, बस आराम से खाना खाइए। लेकिन मेरी नज़र तो ड्राइवर पर ही थी, बल्कि मेरी नज़र पीछे खड़ी हुई उस औरत पर थी जिसे मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। और जब मेरी आंखें और मेरा पूरा बदन इस औरत को अच्छी तरह से पहचान गया, तब मैं अपनी जगह उछल भी पड़ा था, क्योंकि मैं इस औरत को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मेरा सर चकराने लगा था और दिमाग पूरी तरह से बंद हो चुका था। मैंने खुद से सवाल किया, भला ये सब कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से खुद ये नज़ारा देखा था और उसके बाद मेरा दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा था। शायद ये सदमे का असर था कि मैंने इस औरत को पहचान लिया और अब मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मैं होश खोने लगा था और बेहोशी की दुनिया में कदम रखने लगा। वहां कदम रखने से पहले मुझे अपने बीते हुए समय का एक एक मंजर याद आ रहा था कि जिसकी वजह से मैं इस हाल में पहुंचा था, और सामने खड़ी वो औरत मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। इस औरत की मुस्कुराहट ने मुझे सब कुछ याद दिला दिया था कि वो भी मुझे कभी नहीं भूली है और उसने मुझे हमेशा याद रखा हुआ है। तब भी जब मेरी सांसें उखड़ रही थीं तो उसने मुझे अपने लिए और ऊपर वाले के हुक्म के लिए बचाने की कोशिश की थी, और उसके ऐसे बचाने से मेरे अंदर ताजगी दौड़ रही थी। लेकिन मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। तो फिर मेरा दिमाग धीरे धीरे पुराने सदमे के अंधेरे में डूबने लगा था और मेरी बंद होती हुई आंखों से जो आखिरी नज़ारा मैंने देखा था वो मेरा गुजरा हुआ कल था, जहां मैंने एक औरत पर बहुत सारे जुल्म किए थे, वहीं जिसका नतीजा आज मैं भुगत रहा था। तो फिर आज बाजी पलट कैसे गई थी और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब यहाँ से मेरी कहानी की शुरुआत होती है। मेरे उन अच्छे दिनों की शुरुआत होती है जहाँ से मैंने अपने बुरे कर्मों की शुरुआत की थी। मैं अपने माता पिता का मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें हैं। मैं अपने माता पिता के लिए उनका इकलौता सहारा था, इसलिए मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरी दोनों बहनों को लाड प्यार नहीं दिया था, वो उनसे भी बराबर का प्यार किया करते थे। लेकिन मेरी दोनों बहनों की प्रार्थनाओं का नतीजा था कि मैंने जन्म लिया तो मेरे माता पिता की जैसे दुनिया ही पूरी हो गई थी। इससे पहले मेरी मम्मी और पिताजी को दुनिया ताने दे देकर थक चुकी थी कि तुम दोनों का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा, तुम लोग मर जाओगे, तुम्हारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, तुम्हारे बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होगा, तुम्हें सहारा कौन देगा? बेटा होता तो शायद तुम्हारे आने वाले कल को बेहतर बना देता। बेटियों की क्या है, बेटियां तो एक दिन विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन हमेशा साथ तो बेटा ही रहता है। ये बातें मुझे बड़ी बहनें बताया करती थीं और मैं उनकी बातों पर हंस पड़ता था। कुछ इसी तरह की बातें कहकर मेरे माता पिता और मेरी बहनों को आसपास के लोग तंग किया करते थे। उन लोगों की सोच पर, उनके विचारों पर मुझे हंसी आ जाती थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे माता पिता को मेरे साथ भी बेसहारा और बेनाम निशान जिंदगी ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला वक्त बताने ही वाला था कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं 6 साल का था। जिंदगी की हर खुशियां मुझे नसीब थीं। मुझे प्यार करने वाला मेरा परिवार था। मेरी छोटी सी तकलीफ पर भी परेशान हो जाता था। मेरे माता पिता ने अपना पेट पालकर मुझे पाला था। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पिता पहले तो मजदूरी करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ठेका लेना शुरू कर दिया था और ठेके लेने की वजह से हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर होते चले गए थे। वह बहुत मेहनत के साथ अपना काम किया करते थे। जिंदगी में आराम नाम का शब्द ही नहीं था। बस दिन रात उनको मेहनत की पड़ी रहती थी, इसलिए हर कोई उनसे काम करवाना पसंद करता था, क्योंकि वह अपना हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते थे। ऐसे में मेरे पिता ने अपनी एक टीम बना ली थी और अब वह ठेकेदार बन चुके थे। मम्मी पिताजी की तरक्की से बहुत खुश होती थी और सारा क्रेडिट मुझे दिया जाता था कि जिस दिन से वरुण ने जन्म लिया है उसके शुभ कदम इस घर में पड़े हैं, उस दिन से ही तरक्की होती जा रही है। वरुण की वजह से आज हमारे घर के हालात बेहतर हो रहे हैं।
मैं जब जब ये बात सुनता था तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता था। मैं खुद पर गर्व महसूस करने लगता था और फूला नहीं समाता था। कोई मेरी तारीफ करता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। मेरी बहनें जवान हो चुकी थीं और मुझ में मेरी बहनों में काफ़ी फ़र्क था। जब मैं 12 साल का था तब उन दोनों की शादी हो चुकी थी। पिताजी ने बड़ी मेहनत से पैसा जोड़कर मेरी दोनों बहनों की इज्जत के साथ शादी करवाई थी। वो हमेशा मुझे समझाया करती थीं कि अब हमारे माता पिता तुम्हारे हवाले हैं, तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है। हमारे जाने के बाद तुम ही उनका इकलौता सहारा रह गए हो। हालांकि वो हमेशा मायके आया करती थी और मम्मी पिताजी का खूब ख्याल रखती थीं, लेकिन मैं दूसरी तरफ से खूब बिगड़ चुका था। मेरा ना तो ध्यान कभी पढ़ाई कर रहा था और ना ही मैंने कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा था। मुझे हमेशा अपनी ज़्यादा फिक्र रहती थी, क्योंकि शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत मिली थी, इसलिए मैं खुद भी अपने बारे में ही सोचता था। मेरी नज़रों में न तो मेरी बहनों की और ना ही मेरे माता पिता की कोई अहमियत थी। दिन गुजरने लगे थे। मैं अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। मेरे पिता ने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की थी कि वो समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे। उन्होंने बहुत चाहा कि मैं भी ठेका लगाना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो हमेशा वही किया करता था जो मेरा मन करता था। मैं अभी से ही जिम्मेदारी में नहीं घिरना चाहता था। पिताजी कहते थे कि तुम मेरा काम संभाल लो। मैंने उनसे कहा कि पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अभी पढ़ रहा हूँ और पढ़ा लिखा इंसान भला मजदूरी कैसे कर सकता है? मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं हरगिज पे मजदूरी नहीं करूंगा। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। आप ये ख्याल अपने दिल से भी निकाल कर रख दो। हालांकि मेरा पढ़ाई में भी कोई ध्यान नहीं था, मगर फिर भी मुझे पढ़ना ज्यादा बेहतर लगता था। मेरे अच्छे मार्क्स तो नहीं आते थे, लेकिन मैं पास हो जाता था। थोड़ी बहुत पढ़ाई एग्जाम के टाइम पर कर लिया करता था। उस दिन पहली बार मैंने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे थे, जो कि मेरी वजह से आए थे। मेरी बातों की वजह से उनके दिल को चोट आई थी और उनको तकलीफ पहुंची थी। उसके बाद वह रोने लगे थे। मैं बेहद बिगड़ा हुआ लड़का बन गया था, जिसे कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। हमेशा मेरी बहनें मुझे घर आकर समझाया करती थीं कि अब तुम माता पिता का सहारा बनकर उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करो, मगर तुम तो उनका दिल दुखा रहे हो। देखो, आज जो तुम अपने माता पिता के साथ करोगे, आने वाले समय में तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप एक बार चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। पिताजी अगर ऐसा ही चाहते हैं कि तुम मजदूरी करो, तो फिर तुम्हें उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो करना पड़े वो तुम करो। पढ़ लिख कर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें छोड़ देना, लेकिन घर में आमदनी का सिलसिला तो जारी रहेगा। तुम अपनी पढ़ाई भी जारी रखो और काम भी, क्योंकि तुम कमाओगे तो उससे तुम्हारा भी पेट भरेगा। पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, वो अब काम नहीं कर सकते। मुझे अपनी बहनों की बातों का कोई असर नहीं होता था और ना ही मुझे रहम आता। मैंने अपने पिता को ये कहकर इनकार कर दिया था कि पिताजी, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी जान में जान है, आप काम करते रहिए, मैं पढ़ लिख कर फिर सारे घर के खर्च उठा लूंगा। गणा, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? मैंने तो अक्सर बूढ़े लोगों को काम करते देखा है, जो इतनी ज्यादा उम्र में भी काम करते रहते हैं। अगर आपने काम कर लिया तो कोई बड़ा नाम नहीं होगा। मेरी बातों से मेरे पिताजी को बहुत तकलीफ पहुंची थी। पहली बार मेरी बातों से वह खामोश हो गए थे और मम्मी की आंखों से बहते हुए आंसू उनके गले तक आ रहे थे। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली थी और इसके बाद भी काफ़ी महीने तक मैंने नौकरी की तलाश नहीं की थी। पिताजी जब मुझे नौकरी की तलाश करने पर जोर दिया करते थे तो मैं उन पर चिल्लाने लगता था, उनसे झगड़ा करने लग जाता था। कहता था कि अभी तो पढ़ाई से फ्री हुआ हूँ, थोड़ा तो आराम करने दो। आप लोगों का बस नहीं चलता कि आप लोग मुझे हर समय किसी न किसी काम में लगाए रखो। पिताजी इस समय काफ़ी बीमार रहने लगे थे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर नसीहत दी थी कि बेटा, आवारागर्दी और सुस्ती कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। अपना ख्याल रखो, अपनी माँ का ख्याल रखो। भले ही मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं किसी गिनती में नहीं आता, लेकिन अपना ख्याल रखने के साथ साथ, अपनी माँ का भी ख्याल रखने के साथ साथ, अपनी बहनों का भी ख्याल रखने के साथ साथ, अपनी बहनों की शादी तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ।
अपनी माँ को कोई तकलीफ मत देना। मैंने रातों को उठ उठ कर तुम्हारी माँ को प्रार्थना करते हुए देखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, उसे कभी तकलीफ मत देना, हमेशा उसकी इज्जत करना, हमेशा उसे मोहब्बत देना, बल्कि हमेशा उसका ख्याल भी रखना। इतना कहकर पिताजी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मैंने खुद अपनी आंखों से अपने पिताजी के शरीर से जान निकलती हुई देखी थी। मैं अपनी जगह हैरान रह गया था। क्या जिंदगी इतनी नाकाबिले यकीन भी होती है? अभी तक तो वो मुझसे बातें कर रहे थे, अभी तक तो वो मुझसे मम्मी का ख्याल रखने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते थे? मुझे हैरानी हुई थी, सदमा हुआ था, और इसी सदमे में कई दिन गुजर चुके थे। मेरी मम्मी विधवा हो चुकी थी, उन्होंने सफ़ेद साड़ी धारण कर ली थी, श्रृंगार खत्म कर दिया था। बहनें अपने घर की थीं। कुछ दिनों के बाद वो भी अपने ससुराल वापस चली गईं। घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर आ गया। सच कहूं तो सिर्फ मेरी माँ का बोझ ही मुझ पर आया था। जैसे तैसे मुझे नौकरी भी मिल गई थी, जिसकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपये थी। पिताजी ने मम्मी को इतने अच्छे हालातों में रखा हुआ था कि 12,000 रुपये में तो वो घर के खर्चों में से ही बचा लिया करती थी। अब बचत ही अगर खर्चा बन जाए तो फिर क्या हाल होगा? घर का मम्मी अच्छी तरह से जान गई थी। उन्होंने मुझे हौसला दिया था और कहा था कि बेटा सब्र करो, तुम्हारी सैलरी में मैं जैसे तैसे एडजस्ट कर ही लूंगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। वो लगभग 55 साल की उम्र की थी, तजुर्बेकार थीं और सारे काम अच्छे से जानती थीं। मेरी उम्र उस समय 24 साल थी। मुझे अपनी माँ की विधवा होने की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की को पसंद कर लिया था। उसकी फैमिली हमारे मोहल्ले में नई नई रहने के लिए आई थी। वो लड़की बहुत चालाक और तेज थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया था कि मेरे पास इतना बड़ा घर मौजूद है, अगर मैं इससे मोहब्बत करने लग जाऊं तो फिर ये घर में उसके नाम कर दूंगा। मैंने उसको साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि मैं सिर्फ 12,000 रुपये महीने की सैलरी कमाता हूँ। उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ इन 12,000 रुपये में भी गुजारा कर लूँगी। मैंने आपको इसलिए पसंद किया है क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो और आपके घर में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। सिर्फ तुम्हारी एक बूढ़ी माँ है जिसका मैं हमेशा ख्याल रखूंगी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं सिंपल शादी में भी तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मुझे उसकी इतनी जल्दबाजी समझ नहीं आई थी, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने लगा था तो उसके परिवार के कुछ लोगों पर मेरी नज़र ही नहीं गई थी। वो लगभग 5 बहनें थीं और शायद हर बहन को उसकी माँ ने खुली छूट दे रखी थी कि वो जिसे चाहे अपने प्यार के जाल में फंसा ले और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। उस लड़की का नाम भावना था। भावना अपनी सारी बहनों में बड़ी थी और उसका मिशन मेरे साथ जिंदगी गुसर बसर करना था। वो मुझसे उम्र में भी 3 साल बड़ी थी। मुझ पर मोहब्बत का भूत सवार था, इसलिए मुझे ये सब कुछ नज़र नहीं आया था। 1-2 बार हमारे घर पर भी वो आई थी। मम्मी से बातचीत करने की कोशिश की थी, पर मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाकर बहुत प्यार से समझाया था, कहा था और सावधान भी कर दिया था कि बेटा ये लड़की बहुत तेज है, तुम इससे दूर रहना, इसके बिल्कुल भी करीब मत जाना, इससे बात मत करना और शादी का तो नाम भी मत लेना। ये सभी बहनें ऐसी हैं बिगड़ी हुई, पूरा मोहल्ला के बारे में बातें करता है। मैं मम्मी को देखता रह गया था और पहली बार मैंने मम्मी के सामने बदतमीजी की थी। मैंने कहा था कि खुद तो विधवा हो गई हो, लेकिन मुझे भी मेरी जिंदगी में खुश नहीं रहने देना चाहती। मैं तो भावना से ही शादी करूंगा, मुझे वही पसंद है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। वो अगर हमारे घर में आ जाती है आपके हालचाल पूछने के लिए तो आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है? तो क्या वो चालाक हो गई? वो तो आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आ जाती है और आप उसकी बुराइयां कर रही हो, उसे धुत काट रही हो। वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए आपका ध्यान रखने के लिए भी हमेशा आपके पास आ जाती है। पर अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से ही करूंगा, इसके अलावा किसी और से बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर मम्मी को बहुत हैरानी हुई थी, साथ ही वो खामोश भी हो गई थी। उन्होंने मेरी दोनों बहनों को घर बुलाया था और उनको पूरी बात बताई थी। उन दोनों ने भी मुझे बहुत समझाया था, लेकिन कहते हैं ना
कि जब मोहब्बत कबूत सर पर सवार हो तो सारी दुनिया दुश्मन नजर आने लगती है। मेरे साथ भी इस समय यही हुआ था। खुशकिस्मती से मुझे पसंद के मुताबिक ही नौकरी मिल गई थी और जहां 12,000 रुपये सैलरी थी वो अब 40,000 रुपये तक पहुंच गई थी। ऐसे में मुझे खुद पर और ज्यादा गर्व महसूस होने लगा था। मैंने मम्मी से साफ कह दिया था कि मैं अब अपना और अपनी पत्नी का खर्चा खुद उठा सकता हूँ। अगर आप मेरी शादी सिंपल तरीके से कर दोगी तो ठीक है, वरना मैं खुद जाकर उसके साथ कोर्ट मैरिज के लिए उसे राजी कर लूंगा। मेरी मम्मी बदनामी होने से बहुत डरती थीं। वो नहीं सुनना चाहती थी कि कोई उनसे कहे कि तुम्हारे बेटे ने किसी लड़की को भगाकर उसके साथ शादी कर ली है। इसलिए मम्मी ने मुझे इजाज़त दे दी थी और वो खुद ही इज्जत के साथ भावना के घर रिश्ता लेकर गई थी, जहां उनके ढंग, आदत और तौर तरीके को देखकर मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मेरी मम्मी बहुत समझदार औरत थी, हर काम बहुत तरीके और सलीके से करना जानती थी, जबकि भावना एक नंबर की हरामखोर और कामचोर लड़की थी जिसे कुछ भी नहीं आता था। पर मम्मी ने मेरी जिद के आगे अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। शादी होते ही मैंने अपनी मम्मी से ऐसी आंखें फेर ली थीं कि वो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। मम्मी भी सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजारा कर रही थी। मैं पूरे के पूरे 40,000 रुपये अपनी पत्नी के हाथ में रख रहा था। वो सच में एक तेज लड़की थी। उसने मम्मी को शादी के कुछ दिनों बाद से ही साइड पर लगाना शुरू कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। आपकी हुकूमत के दिन गुजर गए, इसलिए कोशिश भी मत करना कि मेरे पति को अपने काबू में करने की। ये मेरा घर है और वो मेरा पति है। मैं उसकी कमाई पर हक रखती हूँ, उसकी हर चीज़ पर मेरा हक है। अपने पति की कमाई पर अपना हक जताया, वही काफ़ी है, और वैसे भी बेटी की कमाई पर उसकी पत्नी का ही हक होता है। मम्मी ने उसकी यह बात खामोशी से बर्दाश्त कर ली थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा था और अपनी मेहनत जारी रखी। वह अपना सारा खर्चा अपनी सिलाई कढ़ाई से ही पूरा किया करती थी। कभी कभी मुझे मम्मी की हालत पर रहम भी आ जाता था तो मैं कुछ पैसे बचाकर उनके हाथ पर रख दिया करता था। तब वह रोने लग जाती थी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। धीरे धीरे मेरी मम्मी और मेरी पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। मेरी पत्नी मेरी मम्मी का वजूद किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस समय मेरी आंखों पर मेरी पत्नी की पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए मैंने हमेशा अपनी मम्मी को ही कसूरवार ठहराया था। मुझे अपनी पत्नी सही लगती थी और मम्मी गलत। अभी मैं अपनी पत्नी की गलती एक्सेप्ट नहीं करता था। शादी को 1 महीना ही हुआ था कि मेरी पत्नी ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि उसकी अलमारी से उसके जेवर गायब हो गए। मैंने तो पहली बार उसे डांटा था कि तुम मेरी मम्मी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, उन्होंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी है, वो भला क्यों चोरी करेंगी। लेकिन वो जिद पर आ गई थी कि तुम्हारी माँ के कमरे की तलाशी ली जाए। अगर वहां से मेरे जेवर निकल आते हैं तो इसका मतलब यही है कि मैं सच्ची हूँ और यही सच है कि तुम्हारी मम्मी चोर है। उस दिन मुझे अपनी मम्मी पर बहुत रहम आया था। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि बेटा मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी ने मुझे चोर बनाया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसने सारे जेवर उठाकर मेरी अलमारी में रखकर ये हंगामा किया है ताकि तुम मुझे घर से निकाल दो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मम्मी ने ये बात मुझे पहले ही बता दी थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के हंगामा करने पर उसे छूट नहीं दी थी, बल्कि अपनी पत्नी को ही डांट कर खामोश करवा दिया था और मम्मी की अलमारी से जेवर उठाकर अपनी पत्नी के हवाले कर दिए थे कि अपने जेवर की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद को भूल करो, आने दे, मेरी मम्मी पर इल्ज़ाम मत लगाना, वो ऐसी नहीं है। मैंने उसे पहली बार जिंदगी में डांटा था। उसने मेरी इस बात को मम्मी से दुश्मनी में बदल कर रख दिया था। उसका अब यही मिशन हो गया था कि किसी भी तरह वो मेरी मम्मी को घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाए और उनको रोड पर खड़ा कर दे और फिर हमेशा हमेशा के लिए खुद घर की मालकिन बन जाए। उसकी सारी बहनें और माँ भी हमारे घर बहुत आती जाती थीं। मम्मी घर की मालकिन होकर भी एक साइड पर बैठकर सारा तमाशा देखती रहती थी और वह घर में हल्ला गुल्ला मचाए रखती थी। एक दिन मम्मी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी हद पार हो चुकी है। पहले सिर्फ उसकी बहनें यहाँ आया करती थीं, अब न जाने कौन कौन आता रहता है। तुम तो काम पर होते हो,
तुम्हें क्या पता कि ये लोग मुझे डराती हैं, धमकाती हैं। मुझे अपनी जान का खतरा है। बेटा, तुम चाहो तो इसे डिवोर्स देकर अभी इससे पीछा छुड़ा सकते हो। तुम नहीं जानते कि भावना बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। मैंने अपनी मम्मी को तसल्ली दी, लेकिन भावना सारी बातें सुन चुकी थी। शायद वो हर समय इसी तलाश में लगी रहती थी कि मेरी मम्मी मुझसे क्या बातें करती हैं और मेरी मम्मी मुझे उसके खिलाफ कैसे भड़काती हैं। इसलिए पहली बार उसने हंगामा मचाया था और मेरी मम्मी पर इल्ज़ाम धरा था कि जो कुछ ये मेरे बारे में इल्ज़ाम लगा रही है, दरअसल ये औरत खुद ही गलत काम करती है। पति के मरने के बाद भी इसके अंदर की आंख ठंडी नहीं हुई और ये दूसरे लोगों को अपने घर बुलाती है। उसने मुझे इस तरह शर्मिंदा कर दिया था कि मैं अपनी मम्मी को शक की नज़र से देखने लगा था। मेरी मम्मी रोने लगी थी, लेकिन तब देर हो चुकी थी। मैंने अपनी मम्मी पर जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया था और उन्हें थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था। कहा था कि आप मेरी पवित्र पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रही हो, जबकि आप खुद घिनौने काम में शामिल हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने किए का इल्ज़ाम दूसरों पर धरती हो। मैं आपको माँ नहीं कहता। मेरे पिता ने तो हमेशा आपको बहुत इज्जत और मोहब्बत दी थी और उनके मरने के बाद आप इन गलत रास्तों पर चल पड़ी हो। मैं ये बात कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने उन्हें हाथ से पकड़कर धक्के देकर घर से निकाल दिया था। पहली बार मेरी पत्नी बहुत खुश नजर आ रही थी। वो बार बार मुझे गले लगाते हुए मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती और कहती कि जो काम आपने आज किया है वो बहुत जल्द आपको कर लेना चाहिए था, जबकि मेरी माँ मेरे आंख के हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि बेटा, मुझे घर से मत निकालो, लेकिन फिर भी मैंने उनकी एक न सुनी। भावना कह रही थी कि मुझे आज आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि आपने उस घटिया औरत को इस घर से निकाल दिया। मैं तो आप पर हमेशा ही गर्व करती हूँ कि आपने अपनी पत्नी का मान टूटने से बचा लिया और जो इंसान इस बात का जिम्मेदार था उसे उसके रास्ते तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है और मेरी मम्मी का कहा हुआ एक एक शब्द सच साबित होने वाला है। मेरी दोनों बहनों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था और कहा था कि तुम बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हो। एक बेटा होते हुए भी तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं था, जो तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वह दोनों अलग अलग शहरों में शिफ्ट हो चुकी थी और एक ही घर में उन दोनों की शादी हुई थी। इसलिए उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था कि अब तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं है। जो इंसान हमारी माँ का ख्याल नहीं रख सकता, वो बहनों के बारे में क्या सोचेगा। मम्मी को तुमने घर से निकालकर बहुत बड़ा पाप किया। इसका कर्ज तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। हम तो तुम्हारी जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अब तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ ना देखना पड़े जिसका भुगतान मम्मी ने किया है। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया था और फिर कभी मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। मैं इस समय अपनी मोहब्बत की मस्ती में मगन था। मैं नहीं जानता था कि ये सब कुछ मेरे लिए एक भयानक समय लाने वाला है, जिसकी तरफ मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया था। मैं सुबह सवेरे घर से निकलता था और रात को वापस आता था। मेरी पत्नी हर वक्त मोबाइल में बिजी रहती थी, कभी अपनी मम्मी से तो कभी अपनी बहनों से, कभी न जाने अपने किन किन दोस्तों से फ़ोन पर बातें करती रहती थी। मैं उसे कह कहकर थक जाता था कि तुम मुझे टाइम दिया करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारे वक्त की बहुत ज़रूरत है। लेकिन वो मुझे इग्नोर करने लगी थी और कहती थी कि मेरा सारा दिन आपके घर के कामों में गुजर जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं अपने दोस्तों या अपनी बहनों से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, तब आपको अपने वक्त की फ़िक्र हो जाती है। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह से महसूस की थी कि मम्मी के घर से जाने के बाद उसने मुझे भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। अब वो पूरी तरह से यही चाहती थी कि मैं उसे कुछ भी न कहा करूं। वो जैसा करती है मैं उसे करने दिया करूं और सिर्फ अपने काम से काम रखा करूं। एक दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई तो मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। तो ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि जैसे घर में कोई पार्टी हो रही है। उसकी सारी बहनें, माँ और सारी कजिन्स वहाँ हल्ला गुल्ला मचा रही थीं और 5 अजनबी लड़के भी मौजूद थे, जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी उनके साथ नहीं देखा था। वो सब लोग जैसे मुझे देखकर एकदम से परेशान हो गए थे, तो मेरी पत्नी फौरन आगे आई और उसने बात बनानी शुरू कर दी। कहने लगी कि मेरी छोटी बहन पास हुई है, उसकी पार्टी कर रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। लेकिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कमरे में बंद होकर रह गया था। मुझे बहुत सदमा पहुंचा था कि मेरे पीछे मेरी पत्नी
मेरे ही घर में ये सब कुछ कर रही है। मैं अपना घर उसके हवाले छोड़कर जाया करता था और वह अनजान लोगों को घर में बुला रही थी और फिजूल खर्ची तो इतनी किया करती थी कि यहाँ आपको ये बात बताता चलूं कि मेरी नौकरी में तरक्की तो काफ़ी हो गई थी और मैं अच्छा खासा कमाने भी लगा था, लेकिन मेरी ये कमाई मेरी मम्मी के लिए नहीं थी। मैंने अक्सर उन्हें रोड पर फुटपाथ पर भीख मांगते हुए देखा था। जब मैं उन्हें इस हालत में देखता था तो मेरा दिल तड़प कर रह जाता था। फिर मैं शर्मिंदा हो जाता था कि किस मुंह से जाकर अपनी मम्मी से कहूँ कि वो वापस घर में आ जाए। उनके बिना घर का माहौल बहुत खराब हो गया। उनके बिना मेरा घर में मन नहीं लगता। मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करता हूँ। मम्मी, आपके बिना घर खाली खाली है। और मेरा ईगो ये गंवारा नहीं करता था कि मैं अपनी मम्मी से बात भी करूं। अंदर ही अंदर मुझे शर्मिंदगी होती थी और मैं खुद से कहता था कि मैं किस मुंह से मम्मी को बुलाऊंगा। मैंने तो खुद उनको घर से धक्के देकर निकाला था। मैं अक्सर उन्हें फुटपाथ पर रोते हुए और लोगों से भीख मांगते हुए देखता था तो मेरा दिल जैसे टूटकर कई टुकड़ों में बंट जाता था। एक दो बार मैंने हिम्मत भी की थी कि अपनी मम्मी से बात करता हूँ, जबकि मेरी पत्नी मेरे इन इरादों को पहचान गई थी। इसलिए उसने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया कि अगर तुम्हारी मम्मी इस घर में वापस आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी। शादी को 2 साल होने वाले थे और शादी के 1 साल बाद ही तो मैंने अपनी मम्मी को घर से निकाल दिया था। इस बात को लगभग 1 साल हो गया था। मैं बेहद शर्मिंदा था। समझ नहीं आता था कि जिंदगी किस तरफ जा रही है। धीरे धीरे मुझे अपने काम में लॉस होने लगा। मेरे पास से मेरी सारी जुड़ी हुई इनकम खत्म होने लगी। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। पैसों को लेकर मेरी पत्नी हमेशा मुझसे झगड़ा करती थी और कहती थी कि सारा पैसा तुम खुद रख लेते हो और मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देते, जबकि ऊपर वाला भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मैं अपना सारा पैसा लाकर उसी के हाथ में दिया करता था। मैं जब भी उससे हिसाब किताब मांगता था कि तुम इतने पैसों का क्या करती हो, तो वह कहती थी कि सारे पैसे घर में खर्च हो जाते हैं। महंगाई भी तो देखो ना, आसमान छू रही है। जबकि हमारे तो बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ हम 2 पति पत्नी ही थे। अगर बच्चे होते और वो ये बात कहती तो मैं मान जाता। मुझे शक होने लगा कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही। मैंने उसे अपनी कमाई से काफ़ी सारा सोना भी बनाकर दिया था और घर की हर चीज़ नई लेकर दी थी। जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। मेरे पास घर की चाबी भी नहीं थी। चाबी हमेशा भावना के पास ही हुआ करती थी। घर का ताला तोड़कर जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। मेरा सारा सामान कहाँ गया? सोना कहाँ गया? वो नकदी कहाँ गई जो मैंने बचत करके घर में रखी हुई थी? मैं धीरे धीरे हर कमरा तलाश करता जा रहा था, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि कमरे से फर्नीचर भी उठा लिया गया था। पूरा घर यानी 4 दीवारी खाली पड़ी हुई थी। किचन में कुछ बर्तनों का सामान मौजूद था। इसके अलावा बाहर एक एक चीज़ गायब थी। मैंने अपनी पत्नी को कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब मुझे किचन की दीवार पर एक कागज़ चिपका हुआ मिला जिसमें लिखा हुआ था कि अब बहुत देर हो गई है। वरुण, तुम मेरे हाथों से काफ़ी समय से बेवकूफ़ बनते आ रहे हो और अब मैं चालाकी से तुम्हारी ही कमाई के पैसे जोड़ जोड़ कर इतनी काबिल हो गई हूँ कि मैं खुद अपना घर खरीद सकूं, चाहे किराए पर ही सही। तुम्हें तुम्हारी 4 दीवारी मुबारक हो। हालांकि मैं तुम्हारे घर का सारा सामान ले जा रही हूँ, क्योंकि सारा सामान तो मेरा ही था ना, जिस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ था। इसीलिए मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती हूँ उसके साथ जा रही हूँ। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, बल्कि हमेशा नफरत की है। इसलिए मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती हूँ उसके साथ जा रही हूँ। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, बल्कि हमेशा नफरत की है। तुम्हें सीढ़ी बनाकर सारी चीज़ों पर कब्जा जमाना ही मेरा सपना था, और जिसकी वजह से मैं आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी तन्हाई मुबारक हो। तुम तो इस कदर बदतमीज इंसान हो कि अपनी माँ को ही अपने हाथों से धक्के देकर घर से निकाल दिया था, जबकि मेरी माँ तो एक बिगड़ी हुई औरत थी। फिर भी हमने उसे कभी इस बात का ताना तक नहीं दिया। तुम्हारी बदतमीजी इस बात की निशानी है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे, लेकिन अब भी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी होगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए ही तो इतना बड़ा खेल खेला था। तुम्हें सीढ़ी बनाकर पैसा जमा कर नहीं मेरा काम था। यहाँ तक कि तुमने जितना सोना मुझे बनवाकर दिया था, अब वो सब भी मैं लेकर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना और मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचना। उसका ये खत पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं थर थर कांपने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है। मैं काफी देर वहीं दीवार से टेक लगाकर फूट फूट कर रोता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी ऐसे कैसे बदल सकती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे भाग सकती है, जबकि मैं उसका पति था। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इस सदमे को बांटने के लिए मैंने अपनी मम्मी को तलाश किया। वो मुझे कहीं नजर नहीं आई, बल्कि वो मुझे कई महीनों से कहीं नजर नहीं आ रही थी। और जब वो नजर आ जाती थी तो मैं रुक फिर कर अपने घर वापस आ जाता था। मैं कैसा बेटा था ना, मैं अच्छा बेटा बन सकता, न मैं अच्छा भाई बन सका और ना ही मैं अच्छा पति बन सका। शायद मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लगाकर रखता तो शायद वो मेरे साथ बेवफाई करके न भागती। ये शायद उसकी रग रग में ही बेवफाई लिखी हुई थी। मैंने ही सब कुछ नजरअंदाज किया था। मैंने ही उसे इतनी छूट दे रखी थी कि वो ये कदम उठा सके। मगर एक ऐसे बेवफा इंसान को कौन कब तक अपने साथ बांध कर रख सकता है। वो कभी न कभी उसके साथ बेवफाई जरूर करेगा। जो वो पहले मेरे साथ कर चुकी है, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मेरी जिंदगी के साथ ये कैसा खेल खेला गया है। पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। मैं 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज हो गया था। उसी टेंशन और परेशानी की वजह से ऑफिस वालों ने भी मेरी परफॉर्मेंस से मुझे रूठते हुए देखा और उन्होंने मुझे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि 1 महीने के अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई तो आपको ये कंपनी छोड़कर जाना होगा। मैं उन्हें क्या बताता कि मेरी जिंदगी में एक और नई उलझन आ जाएगी तो कोई नई बात नहीं होगी। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे उन पापों की सज़ा है जो मैंने खुद अपने हाथों से किए थे। मैंने खुद अपनी माँ को अपने हाथों से धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। अब मेरे यही हाथ लाचार हो चुके थे और 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए थे, क्योंकि ऑफिस वालों ने जब मेरी परफॉर्मेंस को चेक किया तो 2 महीने तक की मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई थी। टेंशन की वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल होता था। फिर बहुत ही ज़्यादा ऑफिस में मेरी बुरी परफॉर्मेंस रही तो उन्होंने मुझे फौरन से वार्निंग लेटर जारी कर दिया, जिसके बाद मुझे नौकरी छोड़कर जाना ही था। मैं अब अपनी 4 दीवारी में कैद होकर रह गया। मुझे खाने के भी लाले पड़ गए थे। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मैं लाचार और मोहताज हो चुका था। मेरी मम्मी होती तो वो मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती, लेकिन मैंने खुद अपनी माँ को अपने हाथों से दूर कर दिया। काफ़ी दिन गुजर गए और मैं भूख की चपेट में आ गया था। उस दिन मौसम काफ़ी खुशगवार था, लेकिन मेरे दिल में एक हलचल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। जैसे जैसे मैं ये सब समझने की कोशिश करता, मेरा सर चकराने लगता। भूख तेज लगने की वजह से मैं घर से बाहर आ गया। मेरा मन कर रहा था कि मैं दुनिया से ही गायब हो जाऊं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगा था। एक एक लम्हा मेरे बीते हुए समय का मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं कितना जालिम था। मैंने अपनी माँ को दरबदर कर दिया। मैंने जुल्म की हद पार कर दी तो मेरी पत्नी ने बेवफाई करके साबित कर दिया कि इंसान जो करता है वही भरता है। आज मुझे अपना एक एक गुनाह याद आ रहा था। इससे पहले कि मैं चक्कर खाकर गिरने लग जाता, एक लैंड क्रूज़र मेरे पास आकर रुकी। मैं हैरान हुआ। मुझे लगा कि ये लैंड क्रूज़र मुझे कुचल कर चली जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सर पर आकर रुकी थी और उसमें से एक इंसान निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं समझा कि शायद वो मुझे इस जुल्म का निशाना बनाएगा जैसा कि यहाँ मामूली है। लेकिन फिर उस इंसान ने जो कुछ कहा, उसे देखकर मैं गहरी हैरानी में डूब गया था। उस इंसान की गाड़ी से निकले एक ड्राइवर ने मुझे सर सर कहकर अपने हाथ में मौजूद खाना खाने के लिए दिया। मैं जो भूख से बेहाल था, कुछ भी सवाल किए बिना खाना खाने लगा। जैसे ही मेरी नज़र पीछे खड़ी औरत पर पड़ी तो मैं अपनी जगह जैसे सदमे में गुम हो गया था। मुझे बहुत हैरानी हुई थी। पीछे खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मम्मी थी। उनकी हालत पूरी तरह से बदली हुई थी। उन्होंने महंगे कपड़े पहने हुए थे और जेवर भी उनके हाथ में
महंगा बैग था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, फिर मेरे बराबर में बैठ गई। मैं जोर जोर से रोता रहा, उनसे एक सवाल तक न किया क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल रही है। जब हम दोनों माँ बेटे बैठकर काफ़ी देर तक रोते रहे, तब मैंने मम्मी से सिर्फ इतना सवाल किया कि तुम मुझे नहीं भूली, मैं भी तुमको नहीं भूला। मैंने तुम्हें बुरे शब्दों में याद किया और तुमने मुझे हमेशा अच्छे शब्दों में याद किया होगा। शायद तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है। मम्मी, वो जो तुम्हारे दिल में रहकर ऊपर आसमान तक पहुंच गई थी, काश ऐसा न होता। मैं रो रो कर खुद को बुरा भला कह रहा था, कोस रहा था। मेरी आंखों में बहुत सारे सवाल मौजूद थे कि ये सब कैसे हुआ। मेरी मम्मी मुझे अपने शानदार बंगले में ले आई थी, महारानी से उनका घर देखता रहा। मैंने सबसे पहले स्नान करने के लिए कहा, अच्छे कपड़े पहने और अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर वो कहानी सुनी जो मेरी नज़रों से ओझल थी। मम्मी ने रोते हुए बताया कि बेटा, जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तब मैं काफ़ी महीने तक दर दर फिरती रही थी, भटकती रही थी, भीख मांगती रही थी। लेकिन फिर मेरी किस्मत का सितारा जाग गया और मुझे एक ऐसे इंसान ने शादी के लिए कबूल कर लिया जो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया था। हालांकि वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। फरिश्ते की एक झलक महसूस करते ही वो मुझे जान गया था। मेरी पूरी कहानी जानकर उसने मुझे अफसोस करते हुए अपने घर में जगह दी थी और लोगों की बातों से बचने के लिए उसने मुझसे शादी कर ली थी। वह तुम्हारे पिताजी की उम्र से भी काफ़ी बड़ा था। 1 महीने पहले ही उसने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है और अब मैं उसकी जायदाद पर ऐशो आराम कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है और ये सुकून मुझे उस समय मिला जब मैंने तुम्हें सड़क पर लगभग बेहोश होते हुए देखा था। मैं तुम्हें अपने घर ले आई हूँ बेटा, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अपनी दौलत दिखाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें ऊपर वाले की कुदरत दिखाना चाहती हूँ कि सब साथ छोड़ जाएं तो भी ऊपर वाला ही हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होता है। मैं तुम्हें कुदरत का करिश्मा दिखाने के लिए लाई हूँ ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि इंसान की कोई अहमियत नहीं है। ऊपर वाला जिसे चाहता है बदल देता है, अमीर कर देता है। मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था और आज मेरे पास देखो सब कुछ है। लेकिन तुम्हें याद करते नहीं थकती। ऐसी हालत में भी मैंने तुम्हें याद करना नहीं छोड़ा। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे साथ बेवफाई करके वो तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गई। ये खबर भी मुझे उसी समय मिल गई थी। मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैं रोते हुए अपनी माँ के कदमों में बैठ गया था, उनसे माफ़ी मांगता रहा। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। मुझे लगा कि ऊपर वाले ने भी मुझे माफ़ कर दी। मेरी मम्मी ने मेरी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाई थी। अब मैं अपने सौतेले पिता की छोड़ी हुई दौलत पर ऐश कर रहा हूँ। अपना कारोबार खोल लिया है, मेरा एक बेटा भी है और अब अपनी मम्मी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। बहनों ने भी मुझे माफ़ कर दिया। उनसे दोबारा बातचीत शुरू हो गई। माता पिता का कहना न मानने वालों के साथ यही होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है कि अपने माता पिता की इज्जत न करना। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश वो सब न होता जो मेरे हाथों से हुआ, लेकिन अब सुकून है। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और मम्मी के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा हूँ और मैं सबको यहाँ यही नसीहत देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने रिश्तों को दूसरों के कहने पर न छोड़ना, उनसे दूर न हो जाना, बल्कि हमेशा उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आना। कोई परेशानी हो तो आपस में मोहब्बत से बैठकर उसे सॉल्व कर लेना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।